हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मुंदड़ा मोहन टू महात्मा इस सफर में फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। दिस इज नरेशन ऑफ महात्मा गांधीज ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। प्रेटोरिया में संडे के दिन पहुंचा और इसी वजह से सामने वाले अटॉर्नी मुझे किसी को लेने के लिए नहीं भेज पाए। एक होटल में रुकने का मेरा पहले का अनुभव बहुत खराब था, इसलिए मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैंने सोचा कि मैं टिकट कलेक्टर से बात कर लेता हूँ कि वह मुझे गाइड करेगा कि मुझे कहाँ पर होटल रुकने के लिए मिलेगी। लेकिन सच कहूँ तो मैं अंदर से बहुत घबरा रहा था कि कहीं फिर से मेरा इंसल्ट ना हो। जब बाकी सारे पैसेंजर्स इधर उधर हो गए तब मैंने टिकट चेकर से जाके बात की और उनसे कहा कि मुझे रहने के लिए एक होटल का आप एड्रेस बताइए। उसी समय एक अमेरिकन निग्रो बाजू में खड़ा था और उसने मुझे कहा कि मैं एक होटल जानता हूँ, वहाँ पर वो आप लोगों को एक्सेप्ट कर लेंगे। मैं उसके साथ वहाँ चला गया। मिस्टर जॉनस्टन का वह होटल था। उन्होंने मेरे साथ अच्छे से बात किया। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे कोई भी कलर प्रेजुडिस नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ पर मैं यूरोपियन सिस्टम फॉलो करता हूँ और इस वजह से मैं आपको डाइनिंग रूम में खाना नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अगर आप वहाँ खाना खाएंगे तो मेरे बाकी कस्टमर्स नाराज होकर यहाँ से चले जाएंगे, इसलिए मैं आपको भोजन आपके कमरे में ही दूंगा। मैंने उनसे कहा कि मुझे सिर्फ रात भर रहने के लिए एक जगह चाहिए, मुझे भोजन आप रूम में भी दो तो भी चलेगा। लेकिन कुछ देर बाद मिस्टर जॉनस्टन मुझे मिलने आए और उन्होंने कहा कि मैंने मेरे कस्टमर्स के साथ बात की है और उनको उनके साथ खाना खाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं डाइनिंग हॉल में गया और मैंने अच्छे से खाना खाया। दूसरे दिन अटॉर्नी मिस्टर बेकर मुझे मिलने के लिए आए। उन्होंने मुझे अच्छे से ग्रीट किया और फिर उन्होंने मुझे कहा कि यह केस कॉम्प्लिकेटेड है और काफ़ी दिन चलने वाला है, इसलिए आपके लिए अच्छा सा लॉजिंग हमें देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर काले लोगों को रहने की बहुत ज़्यादा तकलीफ है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी से आपको रहने के लिए जगह मिलेगी। लेकिन फिर भी मैं एक गरीब औरत को जानता हूँ जो कि पैसे के लिए आपको रहने की जगह कर देगी। मैंने उसमें हामी भर दी और मैंने मेरा सामान वहाँ पर शिफ्ट कर दिया। मिस्टर बेकर एक अटॉर्नी होने के साथ ही क्रिश्चियन मिशनरी भी थे। पहले ही इंटरव्यू में उन्होंने मेरे साथ काफ़ी सारी बातें धर्म के बारे में की। मैंने उनसे कहा कि मैं जन्म से एक हिंदू हूँ, हिंदू रिलीजन के बारे में मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ और साथ ही दूसरे धर्मों की भी मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। इस पर उन्होंने मुझे क्रिश्चियनिटी के बारे में बहुत कुछ कहा, मुझे बहुत सारी किताबें भी पढ़ने के लिए दी और मुझे कहा कि बुक ऑफ द बुक इज़ द होली बाइबल और ये बाइबल आपको पढ़ना चाहिए। मैंने उनसे बात की और फिर दिन भर के काम निपट के मैं शाम में फिर से अपने घर पर वापस आया। लेकिन मैं कंटिन्यूअस सोच रहा था कि मिस्टर बेकर मुझ में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, क्यों वे मुझे क्रिश्चियनिटी बार बार पढ़ने के लिए कह रहे हैं, और अगर मुझे मेरा धर्म ठीक से पता नहीं है तो मैं दूसरे धर्म को किस तरीके से इंटरप्रेट कर पाऊंगा। ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में आ रहे थे। आखिर मैंने यही सोचा कि एक डिस्पैशनेट रीडर की तरह से मैं इन सारी किताबों की पढ़ाई करूँगा और दूसरे कोई रिलीजन में इंटरेस्ट ज़्यादा लेने के पहले मैं मेरे खुद के रिलीजन को अच्छे से समझने की कोशिश करूँगा। मिस्टर अटॉर्नी के साथ ही मेरे दूसरे भी कई इंग्लिश दोस्त बने, कई क्रिश्चियन दोस्त बने। उसमें के एक मिस्टर कोट्स ने एक बार मेरे गले में तुलसी की माला पहनने पर ऑब्जेक्शन लिया और मुझे कहा कि मैं तुम्हारी ये माला तोड़ देता हूँ। मैंने उन्हें साफ मना किया और उन्हें कहा कि यह अंधश्रद्धा नहीं है, परंतु यह मुझे मेरी माँ का गिफ्ट है और मैं जब तक यह माला खुद टूटती नहीं है तब तक मैं उसे खुद से दूर नहीं करूँगा। मिस्टर कोट्स के साथ में भी वैसे मेरे संबंध अच्छे रहे, लेकिन मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मैं वहाँ पर जितने भी भारतीय थे उन सबको मिलना चाहता था और उनसे बातचीत करना चाहता था। इस वजह से मैंने शेख तैयब जी के यहाँ पर सारे इंडियंस की मीटिंग बुलवाई और उसमें उनके सामने मैंने बातचीत की और उनकी तकलीफ़ें समझने की कोशिश की।
एक तरह से यह मेरा पहला पब्लिक स्पीच था। यह स्पीच देने के बाद मुझे ध्यान में आया कि कि वहाँ पर लोग हाइजीन के बारे में काफ़ी केयरफुल नहीं थे, ट्रूथफुलनेस इन बिजनेस के बारे में भी वो बहुत केयरफुल नहीं थे, और अलग अलग वो इंडियन समझने की जगह वे अलग अलग ग्रुप्स में बटे हुए थे, जैसे कि मद्रासी, सुरती, गुजराती, नॉर्थ इंडियन वगैरह वगैरह। मुझे ऐसे लग रहा था कि हम सब ने एक होना चाहिए। मैंने वहाँ पर यह भी देखा कि कई लोगों को इंग्लिश समझने में दिक्कत थी, इसलिए मैंने उन्हें कहा कि अगर आप चाहो तो मैं इंग्लिश की क्लास भी आपकी ले सकता हूँ। इसके लिए 3 लोग तैयार हुए और उन 3 लोगों को मैंने इंग्लिश भाषा सिखाना भी शुरू कर दिया, जिसका कुछ हद तक अच्छा परिणाम हमें मिला। इन सब मीटिंग्स की वजह से एक फायदा यह हुआ कि वहाँ पर एक भी भारतीय ऐसा नहीं था जिससे मेरी पहचान नहीं थी। उनके साथ संपर्क होने के कारण मुझे अलग अलग हार्डशिप्स जो इंडियंस फेस कर रहे थे उसके बारे में भी जानकारी मिली। मैंने रेलवे अथॉरिटीज़ को लेटर लिखा और उसमें मैंने कहा कि आपके रूल्स और रेगुलेशंस में जस्टिस नहीं हो रहा है, हम इंडियंस के साथ अन्याय हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी इंडियंस फर्स्ट और सेकंड क्लास से ट्रैवलिंग कर सके। जवाब में मुझे एक पत्र मिला जिसमें उन्होंने कहा कि इंडियंस को फर्स्ट और सेकंड क्लास में ट्रैवल करने दिया जाएगा, लेकिन कंडीशन यह होगी कि उन्हें वेल ड्रेस्ड रहना पड़ेगा, और वे वेल ड्रेस्ड है या नहीं यह डिसाइड करने की जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर की रहेगी। इससे मुझे ज़्यादा रिलीफ तो नहीं मिला, लेकिन एक तरीके से मैं मेरे इंडिया के लोगों से वहाँ पर जुड़ गया था। मेरा विचार तो यही था कि यह केस खत्म करके साल के आखिर में मैं मेरे घर पे वापस पहुंच जाऊं, लेकिन भगवान का शायद कुछ और ही प्लान था। यह क्या था हम देखेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए धन्यवाद। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट, लाइक इट, सब्सक्राइब इट। थैंक यू।